चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड होता है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है रिजिड, दूसरा है नॉन रिजिड। रिजिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं कि जिनके ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उनका शेप या उनका डायमेंशन चेंज नहीं होता, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। नॉन रिजिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके ऊपर अगर एक फोर्स, बाहरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उनका शेप चेंज होता है या वो डिफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो नॉन रिजिड ये दो तरीके के होते हैं, एक इलास्टिक, दूसरा होता है प्लास्टिक। इलास्टिक क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड्स जिनके ऊपर से अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया जाए तो वो वापस अपना पहले वाला शेप गेन कर लेते हैं, तो ऐसे सॉलिड्स इलास्टिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल रबर बैंड। अब इसमें जो डिफॉर्मेशन होता है, जो शेप इसका बदलता है, उस शेप के बदलने को इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। अगर जैसे रबर को अगर आप स्ट्रेच करते हैं और यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स आपने अप्लाई किया और जब आप उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो रबर अपनी पहली वाली शेप में आ जाता है। तो ये जो डिफॉर्मेशन इसमें होता है, इस डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये रिवर्सिबल होता है या टेम्प्रोरी होता है। और ये जो ऑब्जेक्ट है या कोई सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टी कि अगर उसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अगर अप्लाई किया जाए और उस डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर हटा दिया जाए तो उसमें जो चेंज हुए हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, कि यानी कि ऑब्जेक्ट पहले का शेप गेन कर लेता है, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलेंगे। प्लास्टिक क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड्स अगर उनके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा भी दिया जाता है, जो लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स अगर उसे हटा भी लिया जाए तो वो सॉलिड्स या वो ऑब्जेक्ट अपने पुराने शेप को हासिल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे सॉलिड्स प्लास्टिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बॉटल्स एट्सेट्रा। तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो नॉन रिवर्सिबल होता है या परमानेंट होता है, यानी कि एक बार जो चेंज हो गए ये रिवर्स नहीं होते, तो इस डिफॉर्मेशन को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। और ये जो सॉलिड है या ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है कि अगर उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स जो लगाया है अगर उसे हटा भी दिया जाए तो हटने के बाद भी वो सॉलिड अपने पुराने शेप को गेन नहीं कर पाता है, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। स्ट्रेस क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है जो ऑब्जेक्ट को उसी शेप में रखने की कोशिश करता है। इस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो अप्लाई किया गया है डिफॉर्मिंग फोर्स उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, और इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। तो स्ट्रेस क्या हुआ? तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, यही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा? स्ट्रेस कहलाएगा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा होगा? रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस: लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? वो जो ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज कराए वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया, और जो वॉल्यूम में चेंज हो जाए जिसकी वजह से वो हाइड्रोलिक स्ट्रेस होगा, और जो शेप में चेंज हो जाता है जिसकी वजह से उसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो दो तरह का है, एक है टेंसाइल और दूसरा है कंप्रेसिव। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? जैसे इस एग्जांपल में अगर सिलेंडर को स्ट्रेच करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है तो उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया डेवलप होता है उसे टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है। और इसी तरह से अगर इसी सिलेंडर को कंप्रेस किया जाए, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके इसे कंप्रेस किया जाए, तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया डेवलप होगा उसे कहा जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। स्ट्रेन देखते हैं, स्ट्रेन क्या है? देखिए, किसी बॉडी में स्ट्रेस की वजह से जो चेंज हुए हैं उसके डायमेंशन में, तो चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन का जो रेशियो होगा उसी को क्या बोला जाता है? स्ट्रेन। और स्ट्रेन की कोई लिमिट नहीं होती है, ना ही इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो फार्मूला ये देख सकते हैं, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन।
तो ये स्ट्रेन कितने तरह के होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सबसे पहला देखते हैं। इसमें एग्जांपल में देखिए सिलेंडर लिया गया है, तो सिलेंडर पर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है उस स्ट्रेस की वजह से उसके अंदर स्ट्रेन पैदा हुआ है, यानी कि उसमें कुछ चेंज आए हुए हैं। तो वो चेंज क्या है, अगर इस सिलेंडर की लंबाई L थी तो उसमें चेंज कितना हुआ, डेल्टा L का। तो जो चेंज हुआ है, जो चेंज है और जो ओरिजिनल डायमेंशन है उसी के रेशियो को बोलते हैं। तो चेंज क्या है, डेल्टा L, और जो ओरिजिनल लेंथ है वो है L। तो हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। इसी तरीके से वॉल्यूम स्ट्रेन को देखते हैं, वो क्या है, अब ये डेल्टा V अपॉन V, यानी कि वॉल्यूम में जो चेंज हुए हैं डिवाइडेड बाई V, ठीक है। और ये निगेटिव है डेल्टा V, क्यों, क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा हमेशा, क्योंकि बाहर से चारों तरफ से फोर्स फ्लूइड का लग रहा है तो ये डिक्रीज करेगा, तो इसको निगेटिव में लिखा जाएगा माइनस डेल्टा V अपॉन V, ठीक है। और शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो चेंज हुआ है उसके शेप में, जैसे डेल्टा X का चेंज हुआ है, और ओरिजिनल जो पहले की जो इसके साइड की जो परपेंडिकुलर जो फेस है उसकी लेंथ कितनी है L, तो उसके रेशियो को, उन दोनों के रेशियो को लिया जाएगा। तो यानी कि शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा X अपॉन L। और अगर एंगल की हम बात लेते हैं तो एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डेल्टा X हो जाता है और अपॉन बेस L हो जाएगा। तो ये क्या, वो किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा के, तो ये tan थीटा के बराबर होता है। हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेन और स्ट्रेस ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू स्ट्रेन। और E क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पर आपने देखा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू स्ट्रेन। हम लिखेंगे अगर E इज इक्वल टू, तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हम कह सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये कितने तरह के होते हैं, ये 3 होते हैं, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड शियर मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस को कैपिटल Y से डिनोट करते हैं, बल्क मॉड्यूलस को कैपिटल B से, और शेयर मॉड्यूलस को कैपिटल G से। आप जानते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है। तो क्या होगा, यंग्स मॉड्यूलस जो होगा ये किसका रेशियो होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। इसी तरह से बल्क मॉड्यूलस किसका होगा, ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेन का रेशियो होगा। और शेयर मॉड्यूलस किसका होगा, ये शेयर स्ट्रेस, या जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेन का होगा। यंग मॉड्यूलस का फार्मूला इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा, जो स्ट्रेस का फार्मूला होता है वो होता है F अपॉन A, यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की जगह पर, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जगह पर आ जाएगा डेल्टा L अपॉन L, क्योंकि जो चेंज होता है और जो ओरिजिनल है लेंथ है उन्हीं के रेशियो को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोला गया। तो इस तरीके से ये फार्मूला हमारा डेवलप यहाँ पर होता है। इसी तरीके से बल्क मॉड्यूलस का हो जाएगा, इसी तरीके से शेयर मॉड्यूलस का हो जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये जो ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशनशिप को दिखाएगा। जैसे इस ग्राफ में आप देखिए O से A तक जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि यहाँ पर इलास्टिक बिहेवियर ठीक से आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। लेकिन अगर A से B के बीच में देखें तो यहाँ पर जो है रेशियो स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह गया, लेकिन वायर के अंदर इलास्टिसिटी अभी भी है, यानी कह सकते हैं O से B तक में इलास्टिक बिहेवियर, O से B तक ये इलास्टिक बिहेवियर को दिखाता है। लेकिन B से D तक के एरिया में अगर देखें तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी थी दोनों की स्ट्रेस और स्ट्रेन की वो नहीं रही, क्योंकि ज़रा सा स्ट्रेस देने पर आप देखेंगे, ज़रा सा स्ट्रेस देने पर कितना ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा है। तो यहाँ पर इलास्टिक बिहेवियर ख़त्म हो जाता है B और D के बीच में, और यहाँ पर क्या डेवलप हो गया है, प्लास्टिक बिहेवियर B से D के बीच में दिखाई दे रहा है। E फ्रैक्चर पॉइंट
कहलाएगा। पॉइजन्स रेशियो, यह लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है। कंप्रेसिबिलिटी, ये बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल है, यानी हम लिख सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस, दैट इज कैपिटल B। इलास्टिक फटीग, इलास्टिक बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी कि अगर आप इलास्टिक बॉडी को बार बार अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके उसे डिफॉर्म करते हैं, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, यानी वो लेस इलास्टिक हो जाएगा। तो लेस इलास्टिक हो जाना बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर, इसकी इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिक फटीग। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, जब किसी भी इलास्टिक बॉडी के ऊपर अगर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसको वो बॉडी अपने वापस उस शेप को, जो पहले वाला शेप था, उसको गेन करने के लिए थोड़ा सा उसमें डिले हो जाता है, थोड़ा सा वो टाइम लेता है। उसी की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट।